जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल शाही आईएएस में। मैं आप लोगों के लिए पॉलिटी का लेक्चर लेकर आ रहा हूं और ये जो लेक्चर है हम लोगों ने 17 बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया हुआ है। और इसके तहत जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके द्वारा बीपीएससी से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम लोग उसे एक एक करके पढ़ने वाले हैं। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि आने वाले एग्जाम में पॉलिटी से हमारा एक भी क्वेश्चन ना छूटे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने इस लेक्चर को। देखिए, पिछले जो लेक्चर था हमारा, हम लोगों ने उसमें फंडामेंटल राइट के बारे में पढ़ा था। ठीक है। फंडामेंटल राइट क्या होता है ये हम लोगों ने जाना था। राइट क्या होता है ये भी हम लोगों ने जाना था। हमारे संविधान में कितने तरह के फंडामेंटल राइट हमारे संविधान में वर्णन किए गए ये भी हम लोगों ने देखा था। कि जो हमारा मूल संविधान था उसमें टोटल कितने 7 तरह के फंडामेंटल राइट के बारे में वर्णन किया गया था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको डिलीट करके लीगल राइट बना दिया गया। इसलिए अब जो हमारा वर्तमान में जो संविधान है उसमें टोटल कितने तरह के राइट है? टोटल 6 तरह के राइट है। तो आज हम लोग एक एक करके जो भी राइट है सबको हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अब देखिए, हमारे संविधान में कुछ ऐसे राइट्स हैं, जो कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट हैं जो सिर्फ हमारे देश के नागरिकों के लिए अवेलेबल है, यानी कि जो हमारे भारत का जो सिटीजन है सिर्फ उसके लिए कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। और कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट हैं, चाहे वो हमारे देश का नागरिक हो या फिर हमारे देश का नागरिक ना हो, उनके लिए भी कुछ कुछ फंडामेंटल राइट का वर्णन किया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट है जो सिर्फ हमारे देश के नागरिकों के लिए हैं, और कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट है जो हमारे देश के नागरिकों के साथ साथ जो फॉरेनर हैं, जो विदेशी मुल्क के नागरिक हैं, उनको भी प्रदान किए जाते हैं। चलिए आइए देखते हैं। देखिए, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। देखिए, फंडामेंटल राइट अवेलेबल टू सिटीजन एज वेल एज फॉरेनर एक्सेप्ट इनमी। इनमी का मतलब क्या हुआ? कि जो हमारे जिस देश से हमारे हमारी दुश्मनी चल रही है या फिर जिस देश से हम लड़ाई में उलझे हुए हैं, ठीक है, उस देश के नागरिकों को हम एनिमी कहेंगे, एलियंस कहेंगे। ठीक है, तो उनको ये सारे अधिकार नहीं दिए जाएंगे। क्यों भाई? उनसे हम लड़ाई में उलझे हुए हैं तो हम उनको अधिकार क्यों देंगे? ये सिर्फ वैसे लोगों के लिए, या तो फॉरेनर है या फिर हमारे देश के नागरिक हैं। चलिए देखते हैं। इक्वालिटी बिफोर द लॉ, यानी कि कानून के समान सबको अधिकार रहेगा, सबको समान समान माना जाएगा। ठीक है। ये एक आर्टिकल 14 के तहत इसका वर्णन किया जाता है। ये हमारे देश के नागरिकों के लिए और जो विदेशी मुल्क के नागरिक है उनके लिए भी अवेलेबल है। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, यानी कि अगर आप कोई अपराध कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको प्रोटेक्शन रहेगा। ये क्या है? ये एक फंडामेंटल राइट है जिसका वर्णन आर्टिकल 20 के तहत किया जाता है। देखिए, हमारे देश का संविधान कितना अच्छा है कि आप, चाहे आप फॉरेनर हो या फिर आप भारतीय हो, अगर आप कोई अपराध कर रहे हैं तब भी आपको यह अधिकार रहेगा कि आपको उस समय सुरक्षा प्रदान की जाए। ठीक। जैसे कि हम लोगों ने देखा था जो कसाब था, ठीक है, जिसने ताज होटल में अटैक किया था, कई सारे बेगुनाह लोगों को उसने मार दिया था। उसके बावजूद भी हमारे देश ने उसको कुछ अधिकार दिए थे कि उसका एक अच्छे से उसका ट्रायल किया गया। ठीक है, उसको ये अधिकार था कि वो अपने लिए एक वकील का चुनाव कर सकता था, ताकि वो कोर्ट में उसके खिलाफ मतलब उसके तरफ से लड़ सके। ठीक है, तो ये सारे अधिकार दिए जाते हैं, चाहे आप फॉरेनर हो या फिर हमारे देश के नागरिक हो। प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी, ठीक है, दैहिक स्वतंत्रता की आजादी रहती है आर्टिकल 21 के तहत। ठीक। राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार दिया है सबको, चाहे वो भारतीय हो या फिर विदेशी हो। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, यानी कि कुछ ऐसे केसेस में आपको प्रोटेक्शन दिया जाएगा अरेस्ट में और डिटेंशन में। ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर, आपके साथ कोई जबरदस्ती काम नहीं कराया जा सकता है। ठीक है। चाहे जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग किया जाता है, यानी कि जो इंसानों का खरीदा खरीदा और बेचा जा सकता है, वो चीज नहीं होना होगा। ठीक है, ये आपको फंडामेंटल राइट दिया दिया गया है कि आपसे कोई जबरदस्ती काम नहीं करवा सकता, आपको कोई खरीद और बेच नहीं सकता है। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री, यानी कि जो बच्चे हैं उनसे आप फैक्ट्रियों में काम नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, चाहे वो विदेशी मूल के नागरिक बच्चे हों या फिर हमारे भारतीय हो। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, यानी कि क्या है? आपको अपने धर्म की आजादी रहेगी, आप जो चाहे उस धर्म का पालन कर सकते हैं। अगर आपका किसी भी धर्म का पालन करने का इच्छा नहीं है तो आप किसी भी धर्म का पालन नहीं करेंगे। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, आपका जो भी रिलीजियस अफेयर है उसको मैनेज करने की आपको आजादी रहेगी। फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, आपको किसी भी तरह का टैक्स पे करने की जरूरत नहीं रहेगी किसी भी धर्म को बढ़ावा देने के लिए। ठीक, ये चीज भी आजादी है, इसका वर्णन आर्टिकल 27 के तहत किया गया है। फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि आपको किसी भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को किसी भी इंस्टीट्यूट में देने के लिए आजादी रहेगी, कोई जबरदस्ती नहीं है
कि आप उस रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को अटेंड करें, ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। तो ये सब क्या है, ये सब वैसे राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारे देश के नागरिकों के साथ साथ जो विदेशी नागरिक हैं उनके लिए भी अवेलेबल होते हैं। चलिए अब वैसे राइट्स देखते हैं हम लोग जो सिर्फ हमारे देश के नागरिकों के लिए अवेलेबल है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू सिटीजन ओनली, यानी कि जो भारतीय नागरिक है ये अधिकार सिर्फ उनको वर्णन किए उनके लिए दिए गए हैं। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि धर्म, जाति, लिंग और संप्रदाय के आधार पर आपके साथ किसी भी तरह कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और इसका वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? इसका वर्णन आर्टिकल 15 के तहत किया गया है। ठीक, यानी कि स्टेट ये इंश्योर करेगा कि आपके साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव ना हो। ठीक है, और ये राइट किसके लिए? ये राइट सिर्फ भारतीयों के लिए है। फिर देखते हैं इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो सरकारी जो नौकरियां होती है उनमें आपको इक्वालिटी यानी इक्वल ट्रीट किया जाएगा सरकारी नौकरियों को प्राप्त करने के लिए। इसका वर्णन कहाँ किया गया? इसका वर्णन आर्टिकल 16 में किया गया। प्रोटेक्शन ऑफ द सिक्स फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम मेंशन इन आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में जो 6 तरह की आज़ादी की बात की जाती है, जैसे बोलने की आज़ादी, कहीं घूमने फिरने की आज़ादी, बसने की आज़ादी, ठीक है, असेंबल होने की आज़ादी, ठीक है, कोऑपरेशन बनाने की आज़ादी, यूनियन बनाने की आज़ादी, ये सब जो आज़ादी है ये सब सिर्फ किसको? जो भारतीय नागरिक हैं सिर्फ उनको ये आज़ादी दी गई है। इसका वर्णन आर्टिकल 19 में किया गया है। प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटी, यानी कि जो माइनॉरिटी है उनके जो लैंग्वेज है, उनका जो भाषा है, उनका जो स्क्रिप्ट है, उनका जो कल्चर है, उसको प्रोटेक्ट करने की आज़ादी दी गई है। और ये आज़ादी भी सिर्फ हमारे जो भारतीय निवासी है उनके लिए दी गई है। राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो माइनॉरिटी है उनको अपने लिए एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एस्टैब्लिश करने की और एडमिनिस्ट्रेशन करने की उनको आज़ादी है। इसका वर्णन आर्टिकल 30 में किया गया है। और जो प्रमोशन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर है इसका वर्णन आर्टिकल 29 के तहत किया गया है। ये 4 तरह के जो राइट है ये सिर्फ हमारे जो भारत के निवासी हैं, जो सिटीजन ऑफ इंडिया है, सिर्फ उनके लिए ये राइट है। ठीक है, तो आपसे किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे राइट है जो सिर्फ इंडियन के लिए है, ठीक है, या फिर कौन सा ऐसा राइट है जो मतलब फॉरेनर के लिए भी है। तो यहाँ पे आप यहाँ से आप पढ़ सकते हैं और उसको आप वहाँ पे अच्छे से टिक कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस टॉपिक को और समझते हैं क्या क्या हमें पढ़ना है आज। देखिए आज हमें क्या पढ़ना है? राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी यानी कि इक्वालिटी से संबंधित जो भी हमारा राइट है हम लोग उसको आज देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं हमारा पहला क्या है? राइट टू इक्वालिटी, यानी कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वालिटी बिफोर द लॉ के बारे में बात करता है, यानी कि आर्टिकल 40 से दैट स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आर्टिकल 40 ये कहता है कि स्टेट किसी के साथ भी मतलब जो समानता का अधिकार है, ठीक है, या फिर जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है उसको डिनाई नहीं करेगा, यानी कि सबको समान ट्रीट करेगा, सबको इक्वल प्रोटेक्शन देगा। भारतीय जो टेरिटरी है उसके अंदर कोई भी नागरिक है, चाहे वो विदेशी मूल का नागरिक हो चाहे वो भारतीय हो, सबको समान ट्रीट करेगा और सबको समान अधिकार से देखेगा। अब देखिए यहाँ पे दो बात आता है, पहला क्या है? इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ठीक, और दूसरा क्या है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, ये दो वर्ड है, ये दो वर्ड के बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, जो इक्वालिटी बिफोर द लॉ है ये हम लोग ने ब्रिटेन के संविधान से लिया हुआ है। ठीक है, और ये क्या है? एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। ठीक, या इसको निगेटिव कॉन्सेप्ट क्यों क्या कहा जाता है? कि इसका मतलब हुआ कि सबको कानून के सामने समान माना जाएगा, यानी कि किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं होगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, कोई भी कानून से ऊपर नहीं होगा, यानी कि ये क्या कह रहा है यहाँ पे? नो की बात की जा रही है कि यानी कि नो स्पेशल प्रिविलेज, नहीं नहीं की बात की जा रही है। ठीक है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी कि नो डिस्क्रिमिनेशन टू एनी सिटीजन ऑफ इंडिया या फिर एनी फॉरेनर। ठीक है, नो वन एबव द लॉ, कोई कानून से बड़ा नहीं हुआ, कोई कानून के ऊपर नहीं हुआ यहाँ पे। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? निगेटिव कंसेप्ट कहते हैं, यानी कि स्टेट ये ध्यान रखेगा कि किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, किसी को कोई ज्यादा अधिकार ना मिल जाए, ठीक है, किसी को कोई प्रिविलेज ना मिल जाए। ठीक, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? निगेटिव कंसेप्ट कहते हैं। और ये जो सेकंड है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये क्या? ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है और ये हम लोगों ने कहाँ से लिया हुआ है? ये हम लोगों ने अमेरिका के संविधान से लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या रहता है? यहाँ पे स्टेट ये इंश्योर करेगा सबको समान अधिकार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, किसी के साथ कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा है ना। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? इसको पॉजिटिव कंसेप्ट कहते हैं। ठीक, और ये हम लोगों ने किस देश के संविधान से लिया हुआ है? ये हम लोगों ने अमेरिका के संविधान से लिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है,
दिस राइट एक्सटेंडेड टू ऑल पर्सन वेदर सिटीजन और फॉरेनर, स्टेटूटरी कॉर्पोरेशन, कंपनीज, रजिस्टर्ड सोसाइटी और एनी अदर टाइप ऑफ लीगल पर्सन। और ये जो राइट है ऊपर हम लोगों ने देखा था, वो विदेशी नागरिकों के लिए भी है और जो हमारे सिटीजन है उनके लिए भी है। ठीक है, जो कॉर्पोरेशन है, कंपनी है, जो रजिस्टर्ड सोसाइटी है या फिर किसी भी तरह कोई लीगल पर्सन है, सभी के लिए ये राइट दिए जाते हैं। यानी कि जो समानता का अधिकार है वो हर तरह के नागरिकों के लिए है, कॉर्पोरेशन के लिए भी है और कंपनियों के लिए भी है। अब देखिए, ये तो हम लोगों ने देख लिया कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ, यानी कि सभी समान है, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है। क्या एक्सेप्शन है, चलिए वो हम लोग देखते हैं। एक्सेप्शन का मतलब क्या हुआ, कुछ कुछ ऐसे लोग हैं, ठीक है, जिनको थोड़ा सा अपवाद दिया जाता है, उनको कुछ थोड़ा सा प्रिविलेज दिया जाता है। चलिए देखते हैं कौन से वो लोग हैं। देखिए, एज पर आर्टिकल 361, the President of India or Governor of a state is not answerable to any court from the exercise of their power due to, and no civil or criminal proceedings can occur or continue against them in any court during their term of office। देखिए, आर्टिकल 361 में ये कहा जाता है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है या फिर गवर्नर है किसी भी स्टेट के, वो किसी भी कोर्ट में किसी भी जवाबदेही के लिए जिम्मेवार नहीं होंगे। यानी कि अगर उन्होंने अपना कोई भी काम किया है, कोई भी एक्ट कर रहे हैं वो, ठीक है, अपने ऑफिस में, तो वो उसके लिए जिम्मेवार नहीं हो। उनसे किसी भी कोर्ट में सवाल नहीं पूछा जा सकता है कि आपने इस कानून को क्यों पास किया या फिर आपने ये फैसला क्यों होने दिया। चाहे वो इस स्टेट का कोई गवर्नर हो या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, उनसे ये सवाल नहीं पूछा जा सकता। ठीक है, और उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग नहीं चलाई जा सकती। ठीक, यहाँ पे यानी कि उनके ऊपर कोई क्रिमिनल या सिविल केस नहीं चलाया जा सकता किसी भी कोई भी कोर्ट है जो भारत में, उसमें नहीं चलाया जा सकता जब तक वो अपने ऑफिस में बैठे रहेंगे। यानी कि जब तक वो अपने पोस्ट पे कायम है तब तक उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई क्रिमिनल या फिर सिविल प्रोसीडिंग नहीं चलाया जा सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एज पर आर्टिकल 361, नो civil or court proceeding can occur for a person for publishing any substantially true report of either House of Parliament and State Legislature। अब देखिए, आर्टिकल 361 ए के तहत ये वर्णन किया जाता है कि कोई भी सिविल प्रोसीडिंग अगर कोई इंसान है, ठीक है, तो उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती कि उसने पार्लियामेंट का जो पार्लियामेंट का उसने क्या किया है, जो ओरिजिनल रिपोर्ट है उसने उसको पास कर दी, उसको पब्लिश किया है। ठीक है, जो पार्लियामेंट का जो ओरिजिनल रिपोर्ट है अगर उसको पब्लिश करने के लिए आपके खिलाफ कोई भी कोर्ट में कार्रवाई नहीं की जा सकती। ठीक है, नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर शैल बी लायबल टू एनी कोर्ट प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड और एनी वोट गिवन बाय हिम इन पार्लियामेंट और एनी कमिटी। देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कोई एमपी है, ठीक है, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर है, यानी कि जो एमएलए है, अगर वो पार्लियामेंट में या फिर स्टेट असेंबली में अगर कोई भी स्पीच देता है या फिर अगर किसी को वोट देता है, तो उसके खिलाफ भी किसी भी तरह का कोई कोर्ट प्रोसीडिंग नहीं होगा। यानी कि उसको क्या है, यहाँ पे एक्सेप्शन है, उसको छूट मिली हुई है। देखिए, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमपी है, उनको आर्टिकल 105 के तहत छूट मिली हुई है, और जो स्टेट लेजिस्लेचर है यानी कि जो विधायक है, उनको आर्टिकल 194 के तहत छूट मिली हुई है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। द फॉरेन सोवरेन रूलर, एम्बेसडर एंड डिप्लोमेट एंजॉय इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीडिंग। और जो फॉरेन रूलर होते हैं, ठीक है, एम्बेसडर होते हैं या फिर डिप्लोमेट्स होते हैं, उनको भी सुरक्षा प्रदान किया गया है जो क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग से। ठीक, तो ये सारे जो एक्सेप्शन है, अपवाद है, ये सारे आर्टिकल 14 के तहत इनका वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 50। क्या कहता है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि भेदभाव को खत्म करना चाहिए, करना है। देखिए, आर्टिकल 50 क्या कहता है, आर्टिकल 50 प्रोवाइड्स दैट द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। देखिए, अब यहाँ पे दो बातों को ध्यान में रखना है हमें। क्या कह रहा है कि आर्टिकल 50 प्रोवाइड्स दैट द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। यहाँ पे दो बात क्या है, एक बात है ये हमारा डिस्क्रिमिनेट, ठीक, और दूसरा क्या है, ओनली। ठीक है, यानी कि स्टेट क्या करेगा कि किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, ओनली, सिर्फ ये पांच जो आधार है ना, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, सिर्फ इन पांच आधार पे स्टेट आपके साथ भेदभाव नहीं करेगा। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, स्टेट अगर चाहे तो किसी दूसरा आधार पे आपके साथ भेदभाव कर सकता है। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान में रखना है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जैसे मान लीजिए 5 के आधार पर 6 आधार दे दिया गया,
जैसे प्लेस ऑफ रेजिडेंस दे दिया गया, ऐड कर दिया गया, या फिर डिसेंट ऐड कर दिया गया, ठीक है, तो वो हमारा गलत हो जाएगा। यानी कि स्टेट सिर्फ आपसे इन 5 आधार पर ही भेदभाव नहीं कर सकता है, ठीक है? यहाँ पे ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें क्या एक्सेप्शन है, क्या अपवाद है। देखिए देखिए जितने भी आर्टिकल है ना, उसमें हमें कई सारे अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, लेकिन उस अधिकार के साथ साथ कई सारे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं, ठीक है। ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा किया गया होगा, कुछ उसकी जरूरत होगी, कुछ उसका कारण होगा, ठीक है, वो सब हम लोग जब पढ़ेंगे उसको तो हम लोग देखेंगे। देखिए एक्सेप्शन क्या है? सर्टेन प्रोविजन कैन बी मेड फॉर द वुमेन, चिल्ड्रन, सिटीजन ऑफ एनी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास फॉर देयर अपलिफ्टमेंट। देखिए ये क्या कह रहा है, आर्टिकल 15 क्या कह रहा है कि आप किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है, धर्म, जाति, लिंग या फिर संप्रदाय के आधार पर, ठीक है। ऊपर हम लोगों ने देखा कि सेक्स के आधार पर आप भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि आप वुमेन के लिए, ठीक है, सीट रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। अब वुमेन के लिए सीट रिजर्व करने की बात हो रही है, तो यहाँ पे तो भाई लिंग के आधार पर भेदभाव हो रहा है, लेकिन इसको लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि ये वुमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए हो रहा है। देखिए हमारे देश में क्या है ना, अभी भी महिलाओं को बहुत ही शिक्षा का अधिकार बहुत कम मिलता है, इसलिए यहाँ पे वुमेन के रिजर्वेशन की बात की जाती है, ताकि उनको अच्छे से शिक्षा मिल सके, ठीक, ठीक है। ऐसे वैसे ही जो बच्चे हैं, बच्चों के लिए भी रिजर्वेशन की बात की जाती है, ताकि उन्हें भी अच्छे से शिक्षा मिल सके, ठीक है। वैसे ही क्या है, जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है, ठीक है, उनका भी बहुत कम हिस्सेदारी रहता है अच्छे गवर्नमेंट ऑफिस में, ठीक है, जो बड़े बड़े पोस्ट है वहां पे भी इनका बहुत कम हिस्सेदारी रहती है। तो स्टेट का ये जिम्मेवारी बनता है कि हर वर्ग के लोग हैं, हर वर्ग के जो भी, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, ठीक है, या फिर किसी भी कास्ट पे हो, उनको ये सरकार को ये अधिकार देना रहता है कि उनकी भी हिस्सेदारी हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक विभाग में अच्छे से हो। इसलिए सरकार को कुछ सीटों का रिजर्व करना पड़ता है, कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी सीट रिजर्व करना पड़ता है, क्योंकि जब बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं, जब औरतें पढ़ेंगी नहीं, जब लड़कियां पढ़ेंगे नहीं, तो फिर वो आगे कैसे पढ़ेंगी, ठीक है। तो ये इसलिए ये एक्सेप्शन दिया जाता है महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, और कुछ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लोगों के लिए, ताकि उनका उत्थान हो सके, ठीक है, उनका कल्याण हो सके। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 60। आर्टिकल 16 क्या कहता है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सबको समान अधिकार दिया जाएगा, सबको समान मौका दिया जाएगा। यानी कि धर्म के आधार पर या फिर जाति के आधार पर आपके साथ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। चलिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट ऑफ एनी पब्लिक ऑफिसर। ठीक है, क्या कह रहा है, जो भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, या फिर जो पब्लिक ऑफिस है, उसमें आपको समान अधिकार दिया जाएगा, ताकि आप उस पोस्ट को हासिल कर सके, ठीक। देखिए इसमें भी एक्सेप्शन है, क्या एक्सेप्शन है देखते हैं। देखिए, इफ देयर आर प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट और पोस्ट ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास दैट इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन दैट स्टेट सर्विस। ठीक है, क्या हुआ इसका मतलब कि कोई ऐसा बैकवर्ड क्लास है, ठीक, अगर उसकी हिस्सेदारी नहीं है उस सर्विस में, तो वहां पे उसके लिए सीट रिजर्व किया जा सकता है। तो ये क्या हुआ, ये भी एक तरह का अपवाद हो गया। ऊपर हम लोग ने देखा क्या था कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि सबको समान अधिकार दिया जाएगा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ सीटों को रिजर्व किया जा रहा है, ताकि वैसे लोग जिनकी हिस्सेदारी बहुत कम है उस सर्विस में, उस डिपार्टमेंट में, वैसे लोगों का भी चुनाव हो सके, और वैसे लोग भी उस डिपार्टमेंट में, उस सर्विस में आ सके। जैसे हम लोग देखते हैं SC ST के लिए, OBC के लिए कुछ सीट रिजर्व रहती है किसी भी एग्जाम में, जैसे UPSC का एग्जाम होता है, ठीक है, BPSC वगैरह का एग्जाम होता है, यानी कोई भी अगर गवर्नमेंट पोस्ट है तो वहां पे कुछ सीट रिजर्व रहता है, महिलाओं के लिए भी कुछ सीट रिजर्व रहता है। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि जो उनका वर्ग है, उनको भी मौका मिले कि वो भी उस सर्विस में आ सके और अपने देश के भविष्य, देश के डेवलपमेंट में योगदान दे सके। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्या है हमारा, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि जो छुआछूत है उसको क्या करना है, खत्म करना है, ठीक। अब देखिए इसको समझते हैं, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी क्या होता है। देखिए आर्टिकल 70 abolishes untouchability and forbid its practice in any form. The enforcement of any disability arising out of untouchability shall be an offense punishable in accordance with the law. क्या कह रहा है आर्टिकल 70? ये कहता है कि जो अनटचेबिलिटी उसको खत्म किया जा रहा है, ठीक है, वो उसको उसको रोकने की बात नहीं कर, उसको डायरेक्ट ये बोल रहा है खत्म किया जा रहा है। अनटचेबिलिटी क्या हो गया, अनटचेबिलिटी को
खत्म किया जा रहा है। और किसी भी तरह का इसका प्रैक्टिस अगर कोई कर रहा है तो उसको मना किया जाएगा, अगर फिर भी वो नहीं मान रहा है तो उसको सजा दी जाएगी। ठीक है। द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ द अनटचेबिलिटी शैल बी एन ऑफेंस। यानी कि और किसी भी तरह कोई अनटचेबिलिटी अराइज हो रहा है, अनटचेबिलिटी फैल रहा है, तो उसको एक अपराध माना जाएगा। और ये कैसा अपराध है? ये पनिशेबल अपराध है। जो भी कानून उस अनटचेबिलिटी के लिए रहेगा उस हिसाब से उसको आपको सजा दी जाएगी। ठीक है। तो देखिए, a person convicted of the offense of untouchability is disqualified for election to the parliament or state legislature। अब देखिए, अगर कोई भी इंसान अगर अनटचेबिलिटी को बढ़ावा देने देने के चक्कर में, ठीक है, या फिर अनटचेबिलिटी को फॉलो करने के चक्कर में अगर वो पकड़ा जा रहा है, ठीक है, तो उसका जो स्टेट लेजिस्लेचर का जो सीट है, यानी कि उसका जो चुनाव है वो नहीं लड़ पाएगा। ठीक है। या फिर जो पार्लियामेंट का चुनाव है वो भी नहीं लड़ पाएगा। अगर वो पार्लियामेंट में मेंबर है तो उसका वो जो सीट है क्या होगा, वो डिसक्वालीफाइड हो जाएगा। अगर वो स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर है तो वहां से भी वो डिसक्वालीफाइड हो जाएगा। ठीक है। तो ये अनटचेबिलिटी है, इसको खत्म कर दिया गया हमारे संविधान के द्वारा। अगर आप अनटचेबिलिटी को बढ़ावा दे रहे हैं, अनटचेबिलिटी को फॉलो कर रहे हैं, अगर आप स्टेट के मेंबर ही क्यों ना हो, पार्लियामेंट के मेंबर ही क्यों ना हो, स्टेट असेंबली के मेंबर ही क्यों ना हो, अगर आपने अनटचेबिलिटी को फॉलो किया, अनटचेबिलिटी को बढ़ावा अगर आप दे रहे हैं, तो आपका एमपी का सीट चला जाएगा। यानी कि एमपी के जो सदस्यता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, वो आपकी सदस्यता क्या हो जाएगी, डिसक्वालीफाइड हो जाएगी और आपको अपने सीट से हाथ धोना पड़ सकता है। ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ठीक है। द एक्ट ऑफ ऑफेंस इंक्लूड, ये जो ऑफेंस है यानी कि जो अपराध है अनटचेबिलिटी का, इसमें क्या क्या शामिल है उसको हम लोग देखते हैं। प्रीचिंग अनटचेबिलिटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब देखिए, जरूरी नहीं है कि आप डायरेक्टली अनटचेबिलिटी फॉलो कर रहे हैं या फिर अनटचेबिलिटी को बढ़ावा दे रहे हैं। हो सकता है कि आप इनडायरेक्टली अनटचेबिलिटी को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है, किसी और के थ्रू आप बढ़ावा दे रहे हैं, तो भी आपको अनटचेबिलिटी का के लिए अपराध माना जाएगा। यानी अगर आपको ये जिम्मेवार ठहराया जाएगा कि आपने अनटचेबिलिटी को बढ़ावा दिया है और आपके ऊपर कार्रवाई कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। प्रिवेंटिंग एनी पर्सन फ्रॉम एंटरिंग एनी शॉप, होटल, पब्लिक प्लेस ऑफ वर्शिप एंड प्लेस ऑफ पब्लिक इंटरटेनमेंट। अगर किसी भी कोई भी इंसान है, अगर आप उसको किसी शॉप में, कोई दुकान में, कोई होटल है, कोई रेस्टोरेंट है, कोई पब्लिक वर्शिप प्लेस है, या फिर कोई पब्लिक इंटरटेनमेंट है, जैसे कि सिनेमा हॉल हो गया, पार्क वगैरह हो गया, ठीक है, प्ले ग्राउंड वगैरह हो गया, स्टेडियम वगैरह हुआ, अगर यहाँ पे भी किसी भी पर्सन को रोक रहे हैं तो आपके ऊपर क्या इसको माना जाएगा कि आप अनटचेबिलिटी को फैला रहे हैं। ठीक। refusing to admit persons in hospital, educational institutions or hotel established for public benefit। यानी कि कोई भी इंस्टीट्यूट है, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो गया, होटल्स हो गया, हॉस्पिटल हो गया, जो पब्लिक बेनिफिट के लिए स्टैब्लिश किया गया है, अगर वहां पे आप किसी को एडमिट होने से रोक रहे हैं तो उसको भी क्या माना जाएगा, अनटचेबिलिटी को माना जाएगा। यानी कि आप अनटचेबिलिटी को फॉलो कर रहे हैं। जस्टिफाइंग अनटचेबिलिटी ऑन ट्रेडिशनल, रिलीजियस, फिलोसॉफिकल और अदर ग्राउंड। अगर आप जस्टिफाई कर रहे हैं अनटचेबिलिटी को, जो पुराना हमारा रीति रिवाज है, धर्म के आधार पर या फिलोसफी के आधार पर या फिर किसी भी आधार पर, अगर आप अनटचेबिलिटी को जस्टिफाई कर रहे हैं, जस्ट अनटचेबिलिटी को आप सही ठहरा रहे हैं, तो भी ये कानूनन अपराध माना जाएगा और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इंसल्टिंग ए पर्सन बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ अनटचेबिलिटी। अगर कोई भी पर्सन है, शेड्यूल कास्ट का है, अगर आप उसका इंसल्ट कर रहे हैं कि तुम किसी बहुत छोटे जात से बिलोंग करते हो, तुम्हारा कास्ट बहुत छोटा है, तो भी आपको ये अनटचेबिलिटी को बढ़ावा देने के जुर्म में, अनटचेबिलिटी को फॉलो करने के जुर्म में आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और आपको सजा हो सकती है। ठीक है। देखिए, नेक्स्ट क्या है हमारा आर्टिकल, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। ठीक है। इसका वर्णन किस आर्टिकल में किया गया, आर्टिकल 18 में किया गया है कि किसी भी तरह का कोई टाइटल आप धारण नहीं कर सकते हैं। ठीक। और किसी भी तरह का कोई आप टाइटल धारण कर रहे हैं तो वो सही नहीं है और वो टाइटल आपका क्या है, अवैध माना जाएगा और उसको आपको क्या खत्म करने की बात की जा रही है। देखिए, आर्टिकल 80 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एबोलिशेस टाइटल्स एंड मेक फॉर प्रोविजन इन डायरेक्टरी कार्ड। यानी क्या कर रहा है, जो टाइटल है उसको खत्म करने की बात की जा रही है। आर्टिकल 40 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है किसी भी तरह का टाइटल्स क्या है हमारे लिए वर्जित है, उसको हम खत्म करने की बात करते हैं। देखिए, इट प्रोहिबिट द स्टेट फ्रॉम इन कॉन्फरिंग एनी टाइटल ऑन एनी सिटीजन और ए फॉरेनर एक्सेप्ट ए मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन। देखिए, ये आर्टिकल 18 ये कहता है कि किसी भी तरह का आप टाइटल धारण नहीं कर सकते हैं, चाहे आप भारतीय नागरिक हो या फिर फॉरेनर हो। आपको यह अधिकार नहीं है कि आप किसी भी तरह का टाइटल आप धारण करेंगे। अगर आप भारत में रह रहे हैं,
भारत में किसी भी तरह कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट संभाल रहे हैं या फिर किसी ट्रस्ट के अंदर आप भारत में काम कर रहे हैं, तो आपको ये अधिकार नहीं है कि आप किसी भी तरह का टाइटल धारण करेंगे, एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप सेना में है, ठीक है, वहां पर अगर आपको कोई टाइटल मिल रहा है, जैसे मेजर, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, ये सब आप टाइटल जो है इसको आप यूज कर सकते हैं। एकेडमिक में जैसे कि होता है डॉक्टर, ठीक है, इंजीनियर, ये सब जो टाइटल है, ये सब टाइटल आप यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके मेहनत को 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 क्या कहते हैं, ये आपके मेहनत को सूचित करता है कि आप अपने एकेडमिक एक्सीलेंस के आधार पर आपको ये सारे टाइटल मिल रहे हैं, इसलिए ये आप यूज कर सकते हैं। लेकिन जो हेरिडिटरी जो आप टाइटल यूज करते हैं, जैसे महाराजा, ठीक है, दीवान, ठीक है, नवाब, ये सब जो टाइटल होते हैं ना, राय बहादुर, ठीक है, ये सब टाइटल आप यूज नहीं कर सकते हैं। ये सब टाइटल क्या है, हमारे संविधान ने बैन कर रखा है, हमारे संविधान ने इसको एबोलिश कर दिया हुआ है। इट प्रोहिबिट ए सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। देखिए, हमारे देश में जो नागरिक है, उनको हमारे देश में तो टाइटल लेने से तो मना किया ही गया है, लेकिन वो विदेशी से भी, यानी किसी दूसरे कंट्री से भी किसी तरह कोई टाइटल एक्वायर नहीं कर सकते हैं। ठीक, देखिए, ए फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट कैनॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए, कोई फॉरेनर है, अगर वो भारत में कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे काम कर रहा है या फिर किसी स्टेट, किसी ट्रस्ट के अंदर भारत में अगर वो काम कर रहा है, तो उसको भी किसी भी तरह का टाइटल किसी दूसरे कंट्री से वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। अगर वो एक्सेप्ट करेगा तो प्रेसिडेंट की अनुमति से ही वो एक्सेप्ट कर सकता है। अगर प्रेसिडेंट उसको अनुमति नहीं दे रहा है, तो वो किसी दूसरे स्टेट से भी टाइटल को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, नो सिटीजन और फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया कैन एक्सेप्ट any present emolument or office from or under any foreign state without the consent of the president। यानी कोई भी फॉरेनर है या फिर कोई भी सिटीजन है इंडिया का, अगर वो भारत में किसी भी तरह का कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड कर रहा है या किसी ट्रस्ट के अंदर अगर वो काम कर रहा है, तो उसको भी यह अधिकार नहीं है कि किसी दूसरे देश से क्या करे, किसी भी तरह कोई गिफ्ट ले सके, कोई प्रेजेंट ले सके या फिर किसी भी तरह का कोई इमोलमेंट ले सके। यानी कि कोई भी चीज उसको किसी दूसरे कंट्री से भी लेने से मना किया जाता है। अगर वो लेगा तो प्रेसिडेंट के अनुमति से ही लेगा। अगर जब प्रेसिडेंट सहमति देगा तभी वो ले सकता है। अगर प्रेसिडेंट सहमति नहीं दे रहा है तो उसको लेने का अधिकार नहीं है। यानी कि क्यों? क्योंकि हमारे देश में जो टाइटल है उसको एबोलिश कर दिया जा चुका है। ठीक, देखिए, कुछ क्वेश्चंस है हम लोग का, वो क्वेश्चन आज का हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। हम लोगों ने ऊपर देखा था कि किस आर्टिकल में इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात की जाती है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया में। तो कौन सा आर्टिकल है वो? आर्टिकल 40 है, यानी कि आर्टिकल 40 में ये बात की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन से कौन सा हमारा सही है? ठीक है, ये तो हम लोगों ने अभी पढ़ा नहीं है, तो वैसे क्या होगा इसका? यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है हम लोग को। कौन से कौन सा इसमें एक राइट है जो शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बात करता है? देखते हैं ऑप्शन क्या क्या हमारा। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, ठीक है, फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, यानी कि जो जो इंसानों का खरीद फरोख्त होता है, ठीक है, वो एक्सप्लॉइटेशन में आता है। ठीक है, और जो फोर्स लेबर आपसे करवाया जाता है, जो बंधुआ मजदूरी करवाया जाता है, जबरदस्ती आपसे काम करवाया जाता है, ये सब क्या होता है? आपके खिलाफ एक्सप्लॉइटेशन की बात की जा रही है, आपसे आपका शोषण हो रहा है यहाँ पे। ठीक, तो चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद।